अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील और आज हम एक नए मौजू के साथ जिसका अनवान है ज़ियादतीस या डायबिटिक। डायबिटिक भी एक ज़ाहिर है कि एक बड़ा सब्जेक्ट हैगा और पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन बीमारी हैगी और ज़ाहिर है कि उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो इसीलिए मैं इस मौजू को लेके आया हूँगा। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ये है कि डायबिटिक जो है सबसे पहले 1550 में डायबिटिक की हिस्ट्री शुरू हुई थी और दुनिया में पहली मरतबा जो इंसुलिन दरियाफ्त हुई है वो 1920 में सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग और उसके कुछ दोस्त और साथी जिसे कह सकते हैं कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में उसके साथ बनी थी, यानी 1920 में इंसुलिन दरियाफ्त थी। अब डायबिटिक क्या आएगा? डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके खून में ग्लूकोज नशाते की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ग़िज़ा आप खाते हैं वो खून में ग्लूकोज की शक्ल में जिसम में एनर्जी पैदा करती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास या लुबलिबस से निकलता है, लुबलिबस से निकलता हैगा। उसका काम होता है कि खून में ग्लूकोज की जो इंसान के सेल या खलिया में एनर्जी पैदा करता है इसको कंट्रोल करे। लेकिन कभी कभार किसी बीमारी या किसी वजह से पैनक्रियास अपनी ज़रूरी मकदार से कम इंसुलिन बनाए तो ग्लूकोज इंसान के सेल में सही मकदार में नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मकदार खून में ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कंडीशन को हम ज़ियादतीस या डायबिटिक कहते हैं। डायबिटिक बिल्कुल से जाती नहीं है, लेकिन अगर आप इसको खाने पीने के एहतियात या दवाइयों से कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं और अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि टच ऑफ शुगर या बॉर्डर लाइन डायबिटिक, लोग समझते हैं कि इनको डायबिटिक नहीं हुई है, बस एक हल्का सा यानी एक हमारे डायबिटिक है, लेकिन ये कि उनको वो सही मायनों में वो समझते नहीं है और कोई सीरियस बात नहीं लेते। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि एवरी केस ऑफ डायबिटीज़ इज सीरियस, यानी हर मरीज़ डायबिटीज़ का जो है या डायबिटिक का जो होता है वो ख़तरनाक होता है। एक सर्वे के मुताबिक जो 2021 में हुआ, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक के मरीज़ जो है वो चाइना में होते हैं। तकरीबन 141 मिलियन जो है वो चाइना में डायबिटिक के मरीज़, और इंडिया में 74.2 मिलियन जो है वो डायबिटिक के मरीज़ इंडिया में। तीसरे नंबर जो है वो पाकिस्तान का आता है, जिसमें 33 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में डायबिटिक के मरीज़ पाए जाते हैं। अब उसमें टाइप 1 हो या टाइप 2 होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या है। और अमेरिका में जो है वो 32.2 मिलियन और मरीज़ जो है वो, ये मैं जो सर्वे जो आपको बता रहा हूँ ये 2021 का हैगा। और तो अमेरिका में 32 पॉइंट यानी 32.2 मिलियन यानी 32.2 जो है मिलियन जो है वो अमेरिका में मरीज़ डायबिटिक के डिस्कवर हुए थे 2021 में, और अभी भी इसमें इजाफा हो रहा है और हर साल इसमें इजाफा होता है। वजह यही है कि या तो मोटापा या वर्जिश का कम करना या अनहेल्दी फूड खाना, ज़्यादातर जो है वो खाना ऐसे खाना है जिससे मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि सबसे कम ममालिक में जो डायबिटिक है उसमें यूरोप के ममालिक हैं, उसमें लिथुनिया, एस्टोनिया, आयरलैंड और स्वीडन वगैरह शामिल हैं। अब डायबिटिक की दो तरह की अक़साम होती हैं। उसमें एक ये कि जो इम्पोर्टेंट जो अक़साम है वो दो तरह की होती हैं, और जिसमें हम कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटिक, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटिक या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसमें पैनक्रियाज बहुत कम या बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनाता। उसके सिम्टम क्या होते हैं? उसके सिम्टम में प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब का ज़्यादा आना होता है, भूख ज़्यादा लगती है, वज़न कम होता है। वालिदैन नोटिस करते हैं कि बच्चे रात को बिस्तर पे बार बार पेशाब करते हैं। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी थक जाता है, चिड़चिड़ाहटपना होता है। फिर ब्लर्ड विजन, यानी हो सकता है कि आँखों पे भी उसका इफेक्ट पड़ता हो। इसकी कॉजेज़ क्या आएंगी? कॉजेज़ एग्जैक्ट वजह नहीं मालूम हो सकी, लेकिन
इम्यून सिस्टम की वजह से पैनक्रियाज के सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इंसुलिन नहीं बनती। या फिर जेनेटिक या कुछ जीन्स की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा ये कि इसमें रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जियोग्राफी हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज इन लोगों में ज़्यादा होती है जो इक्वेटर से ज़्यादा दूर सफ़र कर रहे होते हैं। एज, ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन नोटिस किया गया है कि एज के 2 पीक में ज़्यादा होती है, एक 4 से 7 साल के दरमियान और दूसरा 10 से 14 साल के दरमियान। ये मैं बात कर रहा हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ की, जिसमें बिल्कुल ही तकरीबन इंसुलिन नहीं बनता है, या बनता है तो बहुत कम बन जाएगा, जिसमें जाहिर रहेगा कि ट्रीटमेंट भी जो है वो इसका इंसुलिन से ही शुरू किया जाता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि तो जाहिर है कि ये मैंने आपको बताया कि ये ब्लड शुगर बढ़ जाती है, तो फिर उसकी ज़ाहिर है कोई खून में ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन भी होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में दिल की बीमारियां हो सकती हैं, या शरियाने की बीमारी हो सकती है। फिर ये नर्व पे अफेक्ट करती है, तो नर्व पे भी प्रॉब्लम कर सकती है, एसाब जिसे हम कहते हैं, यानी नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी भी कर सकती है। फिर ज़्यादातर पैरों के अंगूठे और फिंगर्स से में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें नमनेस भी हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकते हैं, ऐसे जैसे कहते हैं झंझाट जैसे कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मेरा पैर जो है वो जल रहा है या गर्म हो रहा है या सुन हो रहा है, तो हो सकता है कि इसकी एक वजह शायद डायबिटिक भी हो सकती है। फिर इसके अलावा ये कि गुर्दे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब गुर्दे पे अगर नुकसान पहुंचाएगी तो उसको फिर अब ये कहते हैं कि नेफ्रोपैथी, जिसकी वजह से गुर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। आंखों पर भी असर पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं, जिसकी वजह से मरीज को आंखों की बिनाई भी जा सकती है। इसके अलावा ये मोतिया भी कर सकती है, या ग्लूकोमा भी कर सकती है, जिसमें कहते हैं कि आंखों में ग्लूकोमा जिसे कहते हैं कि पानी आ गया, तो वो भी हो सकती है। फिर पैरों में नर्व डैमेज को कर सकती है, या पुअर सर्कुलेशन की वजह से ये इन्फेक्शन वगैरह भी कर सकती है। और गम्स पे और दांतों पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। फिर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज, स्टिल बर्थ या बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। अब कैसे इसको डायग्नोस करते हैं? डायग्नोस करने का तरीका यही है कि एक टेस्ट होता है कि HbA1c, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। उसमें क्या होता है कि 2-3 महीने की हमें ब्लड शुगर पता चल जाती है। कि उसके अलावा ये कि फिर हम फास्टिंग ब्लड शुगर भी कराते हैं। नॉर्मली जो फास्टिंग ब्लड शुगर होती है वो 5.5 मिलीमोल तक होती है, या 100 मिलीग्राम जिसे हम कहते हैं होती है। अगर 100 से 125 मिलीग्राम हो, तो यानी 5.6 से 6.9 मिलीमोल हो, तो हम इसको प्री डायबिटिक कहते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो होती है वो 5.5 मिलीमोल या 100 मिलीग्राम, अगर 100 मिलीग्राम तक है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 100 से 125 मिलीग्राम हो, यानी 5.6 से लेके 6.9 तक, तो इसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी डायबिटिक शुरू हो रही है। इसके अलावा ये कि अगर 126 मिलीग्राम से या 126 मिलीग्राम से ज़्यादा हो, या 7 मिलीमोल से ज़्यादा हो, तो इसको हम फिर डायबिटिक कहते हैं। इसके अलावा हम फिर रैंडम ब्लड शुगर भी कराते हैं। रैंडम ब्लड शुगर जो है वो यानी खाने के 2 घंटे के बाद जो 200 या 11.1 या 11.1 से मिलीमोल तक हो, तो ज़्यादा हो, तो इससे ज़्यादा हो तो फिर इसको डायबिटिक कहा सकते हैं कि डायबिटिक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनती, तो जाहिर है कि फिर इंसुलिन नहीं दी जाती है। और इसके अलावा कोई इसका कंट्रोल, क्योंकि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अब ये बच्चों में भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि वो पीक एज जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 पीक एज में हो सकती है। तो ये अगर खुदा न खास्ता हो जाए किसी को, तो फिर इसका इलाज ही सिवाय इंसुलिन के इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर
यानी इंसुलिन के अलावा भी जाहिर है कि डाइट को भी कंट्रोल करना होता है, ब्लड शुगर को मॉनिटर करना पड़ता है, फिर रेगुलर एक्सरसाइज जो शख्स कर रहा होता है उस वक्त तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता कि कितनी कैलोरी उसकी जली है, कितनी यानी कितने उसकी ब्लड शुगर कम हुई है क्या नहीं है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का जो गोल होता है ये होना चाहिए कि ब्लड शुगर जो है वो तकरीबन 80 से 130 मिलीग्राम, यानी 4.42 से लेके 7.2 मिलीमोल तक जो है वो रैंडम ब्लड शुगर होनी चाहिए, यानी 100 मिलीग्राम यानी 10 मिलीमोल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, जिसमें एसी इनहिबिटर दवाई है, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर दवाई है। ये दवाइयाँ इसलिए दी जाती हैं, लो डोज में दी जाती हैं कि ताकि गुर्दों को ये हेल्दी रखने में मदद करती है। फिर कभी कभार एस्पिरिन भी दी जाती है जो दिल की बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रखती है, उनको थोड़ा पतला करती है कि एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है इसके। इसके अलावा ये है कि ज़रूरत पड़ती है तो फिर कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई दी जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट दी जाती है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखती है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तकरीबन 150 मिनट हफ्ते में वर्जिश करनी चाहिए, जिससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये याद रखें कि वर्जिश हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। अब ये सब चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये डायबिटिक टाइप 1 की है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डायबिटिक 2 के बारे में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।